आपने बोला कि डिग्री लेने से जॉब नहीं मिल जाती है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है सर कि बिना डिग्री के भी जॉब नहीं मिलती है। अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो बहुत सारी मोस्टली कंपनीज ऐसी हैं जो आपको एलिजिबल नहीं करेंगी उस जॉब के लिए। तो सर ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी तो कमियां है ना कहीं ना कहीं। सिर्फ अगर हम बच्चों पे ये डाल रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे ये बात डाल रहे हैं कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, या एक दो स्कूल ऐसा हो गया जो अलग सोच रहा है, वो भी तो गलत है ना सर। जो एजुकेशन है वो लोगों के लिए एक बिजनेस बनता जा रहा है। जो स्कूल्स हैं वो पढ़ाई को छोड़ के, वो लर्निंग को छोड़ के पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई बार ये बातें भी सामने आती हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि अगर एक स्कूल ने एक नाम प्राप्त कर लिया है या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पावर उनके पास आ गई हैं तो दे डोंट बिहेव गुड विद द पेरेंट्स, और वो चिल्ड्रेन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जैसे एज़ कम्पेयर टू द स्कूल्स जिनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जो हमारे मूल सिद्धांत हम जिन्हें बोल सकते हैं, मोरल वैल्यूज़ हम जिन्हें बोल सकते हैं, एथिकल वैल्यूज़ हम जिन्हें बोल सकते हैं, जो एक रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं हमें एक दूसरे की, एक दूसरे का जो व्यवहार है उसको अडेप्ट करना सिखाते हैं, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को ट्रीट करना है वो सिखाते हैं। आपको नहीं लगता आज की दुनिया में वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। हमारे जो ड्राइव है नो योर स्कूल उसको आगे बढ़ाते हुए अभी हम प्रूडेंस स्कूल अशोक विहार में बैठे हैं। प्रूडेंस स्कूल अशोक विहार के प्रिंसिपल डॉक्टर CB मिश्रा के साथ बैठे हैं। तो ये चर्चा करते हैं शिक्षा के ऊपर और उनके स्कूल के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। तो सर शुरुआती सवाल यही लेना चाहेंगे कि अगर हम देखें जो 1986 की जो शिक्षा पद्धति थी और अभी 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस समय पर थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया गया था, और अगर इस बार की बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो क्या आपको लगता है कि हम उतने सक्षम नहीं हो पाए हैं अभी तक कि हम इन दोनों में बैलेंस ला सकें? उस समय की पॉलिसी समाज के अंदर आत्मनिर्भर करने के सक्षम करने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता था। आज की तारीख में आत्मनिर्भर लगभग हो चुका है, उससे एडवांस जाने की बात हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके सिस्टम को, पढ़ाने के तरीक़ों को बदला जाता है। तो जो नई शिक्षा पद्धति थी पहले भी वही चीज़ थी, उसके अंदर सिर्फ इंटीग्रेशन जो हुआ है, जो जुड़ाव हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो ये हुआ है कि हमें को पढ़ाने के तरीके, टेक्नोलॉजी के तरीके और उसके अंदर बदलाव के बाद जो आने वाले ग्लोबल मार्केट के अंदर उनको टीचर्स चाहिए या एम्प्लॉयर्स चाहिए या बिजनेसमैन चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को एक स्किल नहीं चाहिए, बहुत सारे स्किल्स चाहिए। तो वो स्किल्स की डेवलपमेंट करने के साथ भी इसमें जोड़ा गया है, और वो स्किल्स पहले भी थे लेकिन उसका एक आधुनिकीकरण किया गया, ये कह सकते हैं। मल्टी स्किल्स की आपने बात की है, बेशक मल्टी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और आज का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव इतना हो गया है कि हमें ज़रूरत है, हर इंसान चाहता है कि वो कुछ ना कुछ करता रहे अपनी लाइफ में। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये सब चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि एक इंसान का जो एक आराम करने का, एक रिलैक्स का वो था कि भाई बचपन में वो आराम से खेलता कूदता था, फिर पढ़ाई की तरफ जाता था, बाद में करियर की सोचता था, अब वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। पहले ही जो पेरेंट्स हैं बच्चों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि उनको करियर बनाना है, उनको कहीं स्टैंड करना है। तो आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पेरेंट्स जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है थोड़ी सी। अगर आप किसी भी चीज़ में कंपटीशन रखेंगे तो उसके अंदर वो रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा जो हमें रिज़ल्ट चाहिए। पहले भी कंपटीशन की वजह से बच्चा जो है वो मार्क्स की दौड़ में भागता था, और उस मार्क्स की दौड़ के अंदर वो अपने लक्ष्य को भूल के सिर्फ एक नंबर के पीछे, नंबर गेम के पीछे भागता था। उसी को चेंज करके अभी जो नई पद्धति आप देख रहे होंगे CUET का, ये उसी का एक अंश है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने उस मार्क्स को तवज्जो नहीं दिया, और इस बात को CC के अंदर भी हमने स्ट्रेस किया था। ये 2007-8 के अंदर जब CC आई थी तब भी इस बात को CBSE ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था कि आप मार्क्स की तरफ मत जाइए। ये मार्क्स की तरफ से भाग दौड़ को रोकने के लिए और बच्चे का जो स्किल एक्चुअल में डेवलपमेंट होना चाहिए। आप B.Tech कर लिया, आपने फर्स्ट डिवीज़न में कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर स्किल नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मैंने जो पढ़ाई की है उसको इस्तेमाल कहाँ करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए यहाँ पे मल्टी स्किलिंग की बात आप जो कर रहे थे, मल्टी स्किलिंग जो है वो 21वीं सेंचुरी स्किल्स को कहा गया है, जिसमें डिज़ाइन ऑफ थॉट्स कहा गया है, डिज़ाइन ऑफ थिंकिंग कहा गया है। जब तक आपकी थॉट्स डिज़ाइन नहीं होंगे आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो नई शिक्षा नीति के अंदर 21वीं सेंचुरी स्किल्स के अंदर बात की गई, जिसमें लर्निंग,
लिटरेसी और लाइफ स्किल्स के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जी, स्किल्स की बात हो रही है तो सर आपके स्कूल के बारे में हम बात करना चाहेंगे। आपका स्कूल ऐसा क्या अलग करवा रहा है, क्या ऐसा अलग फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है जो स्किल पे उनके ध्यान दे रहे हैं, जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स? देखिए, ये नई शिक्षा नीति तो आपकी 2020 में आई, लेकिन हम 2012 से ही हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, थीम बेस्ड लर्निंग, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, इनोवेटिव आइडियाज़ और रिसर्च बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक बहुत पुराना फंडा हो चुका है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हमने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे कन्वर्ट किया था और इंक्वायरी को हमने रिसर्च बेस्ड पे किया था, जो नई शिक्षा नीति बताने की कोशिश कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए 2025 आएगा। हमारे बच्चे वो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब CUT की भी बात में एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि CUT के लिए वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए जो क्वेश्चंस बच्चों को एक इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रूट लर्निंग पे चले जाते हैं या उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। SSC की ट्रेनिंग करने के लिए बच्चा 11वीं 12वीं के बाद पढ़ाई करने के बाद उसकी ट्रेनिंग करने जाता है, कोचिंग करने जाता है। उसकी कोचिंग की आवश्यकता नहीं, अगर हम उसको फर्स्ट क्लास से ही ग्रेड 1 से उसकी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग को अगर हम तैयार कर दें। तो शिक्षा नीति के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जहाँ दूसरे स्कूल्स के अंदर कि वो उनको बेस नहीं तैयार कर पा रहे। हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं, हम नंबरों के ऊपर नहीं जा रहे। हमारे यहाँ बच्चा एक ओवरऑल जिसे कह सकते हैं डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, अपने इंटरेस्ट का गेम खेलता है, जिसमें उसका रुचि है वही गेम खेलता है। अपने इंटरेस्ट के अंदर वो डांस, थिएटर, म्यूज़िक, ड्रामा जो लेना चाहता है वो उसमें जाता है। अपने इंटरेस्ट के अंदर वो थर्ड लैंग्वेज को पढ़ता है, वो फ्रेंच पढ़ता है, जर्मन पढ़ता है, स्पेनिश पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है। तो उस किताबी ज्ञान तो एक अलग चीज़ है, उस किताब को उसके इंटरेस्ट के साथ जोड़ के ज्ञान देना, ये एक हमारा रिसर्च बेस्ड तरीका है जो हम अपने प्रूडेंस में कर रहे हैं। जैसा हमारा थॉट भी है, एजुकेट, इनोवेट और क्रिएट। हम सबसे पहले शिक्षित करते हैं, जिससे बच्चा अपने आप डिज़ाइन थॉट्स को इनोवेट करता है और उससे वो नए भविष्य को तैयार करता है। ठीक है, तो सर आपने बोला कि रोट लर्निंग और मार्क्स, तो क्या आपके हिसाब से जो रोट लर्निंग है या फिर जो अच्छे मार्क्स आते हैं, क्या वो किसी काम के नहीं है? फिर वो जो बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, तो अगर उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो क्यों हमने इतना ऐसा माहौल बना दिया है कि हम उन बच्चों को भी उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं फॉर देयर हार्ड वर्क, फॉर द स्मार्ट वर्क और एवरीथिंग? उनके हार्ड वर्क ज़रूर है, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं है उनका। हार्ड वर्क ये है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके नंबर, अंक प्राप्त कर लिए। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें अगर 3 इडियट्स को आप ढूंढेंगे तो इडियट्स को पकड़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। जो रेंचो था, जिसको कि सर्टिफिकेट से लेना देना ही नहीं था, वही सबसे ज़्यादा कामयाब उस पिक्चर के अंदर आदमी था। तो वो भी तो सर फर्स्ट भी तो आया था। नहीं, फर्स्ट आया था क्योंकि वो मार्क्स के पीछे नहीं भाग रहा था। वो भी उसकी मार्कशीट उसकी नहीं थी, वो जिसके किराए की ज़मीन पे वो आके काम कर रहा था उसकी थी, उसकी मार्कशीट नहीं थी। मार्क्स तो उसी के थे सर। नहीं, मार्क्स उसके थे। उस सर्टिफिकेट को तो जिसके लिए आया था, जिसने पैसे खर्च किए थे, उसको पकड़ाया, उसने सर्टिफिकेट, वो जाके अपना लद्दाख में अपना कॉलेज खोल लिया, उसने स्कूल खोल लिया। जी ठीक है। उसका एक रिसर्च करने का तरीका एक अलग था। अगर आप नंबर के दौड़ पे भागते रहेंगे, आज की तारीख में कई बीटेक पास बच्चे हैं, लेकिन नौकरी कहाँ पे मिल रही है? आप बीटेक वाले बच्चों को कह दीजिए कि ये बल्ब कौन से वॉट का है या कौन सा फ्यूज़ लगाने की बात कर दीजिए, दे आर अनेबल टू डू दैट थिंग, वो फ्यूज़ लगाना नहीं जानते। तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं जिसको वो अपने लाइफ में इस्तेमाल ना कर सके। आज आपको जो अगर टीचरों ने पढ़ाया है सब कुछ है, लेकिन आपको वही बातें याद हैं जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपकी तारीख इस्तेमाल नहीं हो रही, वो आपके लाइफ में कहीं पर भी नहीं है और आप उसको भूल चुके होंगे। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा एक बुकिश नॉलेज है या जो किताबी ज्ञान है, क्या वो बिल्कुल ही महत्व नहीं रखता है किसी? आप सबसे पहले तो बुकिश नॉलेज को समझने की कोशिश किया। बुकिश नॉलेज है क्या? शिक्षा और विद्या दोनों में फ़र्क है। आप विद्यालय में आए हैं, शिक्षालय में नहीं आए हैं। शिक्षालय के अंदर जाने के बाद तो शिक्षा सड़क पे भी मिलती है, आपको बोर्ड पे भी मिलती है, एडवर्टाइजमेंट में भी मिलती है, न्यूज़पेपर भी मिलती है, गूगल बाबा भी देते हैं, सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं। शिक्षालय वाला एक गूगल बाबा वाला नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करते हैं, तभी मैंने आपको कहा ना 21 सेंचुरी को बहुत डिटेल में देखिए। उसमें लर्निंग स्किल है, इस पर पूरा 2 दिन चर्चा हो सकती है। लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल और लाइफ स्किल। आप लिटरेसी स्किल के ऊपर हम इंफॉर्मेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है हमारे पास, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। मीडिया हमारे पास सारा रिसोर्स दे रहा है, हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है। यही ज्ञान बच्चों के बीच में आना है।
आपने किताब के अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया, लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका, अगर मैं कोई टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ सीधे कि इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ऐसे प्लांट और ट्रीज जो हैं अपना खाना बनाते हैं, और यही बात अगर बच्चा अपने आप उसको करके अनुभव करके उसको तैयार करके उस पर रिसर्च कर ले और पता करे कि वो कितना फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसके स्लाइड्स बना के देखे, तो उसको फाइंड आउट कर पाएगा कि यहाँ सनराइज मिल रहा था, यहाँ नहीं मिल रहा था, यहाँ केमिकल मिल रहा था, यहाँ नहीं मिल रहा था। तो उसको फोटोसिंथेसिस की मुझे किताबी ज्ञान देने की जरूरत नहीं, वो उसकी डेफिनेशन अपनी होगी। देखिए वो सही है, आपने बोला कि डिग्री लेने से जॉब नहीं मिल जाती है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है सर कि बिना डिग्री के भी जॉब नहीं मिलती है। अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो बहुत सारी क्या मोस्टली कंपनीज ऐसी हैं जो आपको एलिजिबल नहीं करेंगे उस जॉब के लिए। तो सर ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी तो कमियां है ना कहीं ना कहीं। सिर्फ अगर हम बच्चों पे ये डाल रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे ये बात डाल रहे हैं कि वो प्रेशर डाल रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, या एक दो स्कूल ऐसा हो गया जो अलग सोच रहा है, वो भी तो गलत है ना सर। एजुकेशन पॉलिसी जो बनती है वो ट्रेंड के अंदर चेंज होती है। तो यहाँ पे जो स्कूल के अंदर जो डिफरेंस है, जो स्कूलों को ये समझना पड़ेगा कि स्वरोजगार के अंदर की बात की जाए, रोजगार को उत्पन्न करने की बात की जाए। एजुकेशन का मतलब ही क्या है? एजुकेशन का मतलब किताबी ज्ञान का नहीं है। एजुकेशन हम लोग बीएड क्लासेस में या टीचर्स को यही बताते हैं, एजुकेशन इज़ ए प्योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग है, टीचिंग है ही नहीं। हम यहाँ लर्निंग करते हैं, टीचिंग करते ही नहीं है। और लर्निंग में से एल हटा दे तो क्या बचता है? अर्निंग। तो ये पूरा प्रोसेस अर्निंग का है कि आप अपने जीवन के अंदर किसी भी कार्य को सीख रहे हैं, उससे कहाँ से कमाई कर सकते हैं। इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे, आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया कि x + y = दिस एंड दिस, आपने 2x पढ़ लिया, उसको मेंसुरेशन पढ़ ली, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करना जानते, उसको इस्तेमाल किया ही नहीं लाइफ में। या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, आपने बताया नहीं टीचर ने कि आपने उसको इस्तेमाल कहाँ करना है। तो आप अपने लाइफ में उन कागजी डिग्री का या उस किताबीकरण का कोई फ़ायदा नहीं है। किताबों को इस्तेमाल करके अपने लाइफ में उतारना कैसे है, ये हमारे शिक्षा नीति यही कह रही है। पहले भी यही कह रही थी, अभी भी कह रही है। स्किल इंडिया के अंदर हम यही बात कर रहे हैं। स्किलिंग के अंदर क्या है? स्किलिंग है क्या? स्किलिंग है जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। और ये शिक्षा नीति जो है, ये सब एक टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट का पार्ट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे वैसे हमारा पेडागॉगी, मेथोडोलॉजी और हेटागॉगी चेंज हो रहा है। हमारा सिलेबस और करिकुलम चेंज नहीं हो रहा, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे बताने का तरीका और हमारा उससे रिफरल लेके उसको इस्तेमाल करने का तरीका, ये सिर्फ 3 चीज़ें चेंज हो रही हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा। हालांकि ये शिक्षा नीति जो है वो 1937 के अंदर महात्मा गांधी जी ने नई तालीम के नाम से देखी थी। ये नई तालीम का दृश्य है। नई शिक्षा नीति का तो सूत्रधार मैं भी हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इसमें। और हम लोगों ने जब रिसर्च किया था इसके अंदर और इस पर काम किया था, तो काम के अंदर यही फाइंड आउट किया था। नहीं, आप नई तालीम वर्धा में जाइए, स्कूल है वहाँ पे, महात्मा गांधी जी ने बनाया था, उस स्कूल के अंदर देखिए, वहाँ बच्चा अपने आप नेचुरल रिसोर्सेज से पढ़ रहा होता है, तो उसको समझ आता है कि क्या चीज़ है। तो वो चीज़ों को बताना ज़रूरी है। आप किताबों के अंदर बता देंगे कि ये आलू जो है ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो निकलता कैसे ये पता नहीं है लोगों को। और जिस दिन बच्चा आलू निकालना शुरू कर देगा तो उसकी वैल्यू समझ जाएगा, पैसे की वैल्यू समझ जाएगा। तभी यहाँ पर हमने कहा ये प्रोसेस ऑफ अर्निंग है जी। अर्निंग सबसे ज़्यादा जरूरी है एजुकेशन सिस्टम। तो सर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर ही रहे हैं, अगर तो हम मैकाले की जो पद्धति आई थी उसी की बात कर भी लेते हैं। तो क्या लगता है आपको जो पद्धति थी किस हद तक सही थी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए? मैकाले की उस समय के हिसाब से देखेंगे तो सही थी। आज फिर मैं वही बात कह रहा हूँ ना, उस समय लोगों के पास खाने को नहीं था। उस समय रोजगार लोग स्वयं ढूंढा नहीं करते थे। आज रोजगार ढूंढने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम अपने गांव को छोड़ चुके हैं, हम शहरीकरण के अंदर आ रहे हैं, हम आधुनिकीकरण के नाम पे हम बाहर अपने घरों से जा रहे हैं, हम अपने संस्कार को भूल रहे हैं, हम अपने रीति रिवाज से बाहर आ रहे हैं, हम अपने पेरेंटल बिजनेस से बाहर आ रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर फार्मर थे, मेरे फादर डिफेंस में थे, मैं आज एजुकेशन सेक्टर में। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये उसी पद्धति के ड्रॉबैक्स हैं कि हम यहाँ आ गए हैं? नहीं, वहाँ पे पद्धति का मिसयूज़ हम कह सकते हैं। ये हमने जो दिमाग में ये लगाया कि हम शायद अगर खेतों में काम ना करके हम यहाँ पे काम करेंगे तो शायद हमारे को ज़्यादा अच्छा मिलेगा।
ये हमने सहूलियत के अनुसार से चेंज कर दिया। ये अगर आज की तारीख में अगर गांव के अंदर आप देखें तो गांव में कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं। अगर गांव के अंदर किसान पूरे ढंग से काम करना शुरू कर दे और किसान के घर के अंदर जो गांव की स्ट्रेंथ है वो पूरी गांव के अंदर गांव की तरह चलना शुरू हो जाए, वो एक पूरा अपने आप में बिजनेस हब है। एक गांव के अंदर वहीं पे कारपेंटर भी होता था, वहीं पे प्लम्बर भी होता था, वहीं पे बार्बर भी होता था, वहीं पे शू मेकर भी होता था, सारे लोग वहीं होते थे। वो सारे के सारे जो है चाहे मोची हो, चाहे नाई हो, चाहे दर्जी हो, वो एक बिजनेस वर्ल्ड चलता था उनका अपना, एक गांव, छोटा सा गांव में, और आपस में ही सब खुश होते थे। उनकी आपस में ज़रूरतें कम थी। हमने अपनी ज़रूरतों को बढ़ाना शुरू किया। उस बढ़ाने के सोच के अंदर हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते उसको बाहर से लाने की सोच की, जो हमने अंग्रेज़ों ने सिखाया और हम उसके अंदर लालच में आ गए और हम अपने देश दे बैठे। वही पद्धति अगर हम गलत लेके चलते तो आज भी हम बंधे हुए होंगे। तभी हम कह रहे हैं चाइना को छोड़ के हम अपनी पद्धति को अप्लाई करें, अपने लोगों के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें। हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं। इसका कारण ये है क्योंकि हम उत्पाद करना नहीं चाहते, हम चीज़ों का आसानी से लेना चाहते हैं। तो जहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से मिलेगी वो आसानी से शायद आपको सुहावना ज़रूर होगा, लेकिन लंबे समय पे वो दुखदाई होगा। वो ठीक है सर, आपने बोला कि एक छोटा सा बिजनेस होता है गांव में या फिर ज़रूरतें बढ़ गई हैं, लेकिन आपको नहीं लगता सर अगर हम ये सब कुछ नहीं करते, अगर हमारी जो इच्छाएं हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ती तो हम डेवलप नहीं हो पाते या फिर इवोल्व नहीं हो पाते। तो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है इच्छाएं बढ़ने की बात नहीं है यहाँ पे। इच्छाएं तो गाँव के अंदर भी बढ़ गई हैं। इच्छाएं गाँव के अंदर भी आज मोबाइल फ़ोन है, अच्छी चीज़, गाँव के अंदर भी वही वस्त्र पहन रहे हैं जो आप लोग पहन रहे हैं, गाँव के अंदर भी लाइट पानी सब कुछ वैसे ही है। तो होना ही चाहिए। लेकिन हमने अपने असली पेरेंट्स के बिजनेस को छोड़ के नए व्यापार धंधे में हमने ध्यान दे दिया। अगर हमारे कुछ युवा छात्र जिनके पास आज की तारीख में नौकरी नहीं है, वो अपने पेरेंट के बिजनेस पे, अगर एक फादर ने बहुत अच्छा एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको उस बिजनेस को बनाने में कम से कम 20 साल या 25 साल लगे, उसके बेटे ने उस दुकान को दोबारा चलाए। सपोज कर एक जलेबी की दुकान खोल रखी थी, वो सिर्फ जलेबी बेचा करते थे फुटपाथ पे, ग्रैंडफादर बेचते थे। फादर ने उसको एक दुकान का शेप दे दिया और उसने 2 लोगों को लगा के और जलेबी बेचनी शुरू कर दी। अब बेटा कहता है मैं जलेबी नहीं बेचना चाहता, तो उसकी चॉइस है ना सर, वो गलत चॉइस है उसकी। अगर वहाँ पे नहीं चूज़ करने की, अब उसने टेक्नोलॉजी पढ़ ली, उसने आपने उसको एक मार्केटिंग ब्रांडिंग ये सब पढ़ा दिया। आप उस प्रोफेशन से अंदर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, इसको ऑनलाइन जलेबी बेचने का काम शुरू करिए। लेकिन मे बी उसको टेक्निकल थिंग्स में जाना है, उसको नहीं बेचनी। वही चीज़ नहीं, जलेबी नहीं बेचने का मतलब नहीं है अगर उसके पास फादर के पास चॉइस नहीं है, अगर एक ही बेटा है तो फादर की चॉइस खत्म हो गई, तो मे बी ही कैन हायर समवन एल्स ना। तो ये चीज़ें भी तो खत्म हो जाएंगी कि अपने बेटे को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने फिर देखिए वो बेटे ने, जो फादर ने 2 लोगों का एम्प्लॉय रख के वो बिज़नेस स्टार्ट किया था और जो पिछले 40 से 45 साल उसके ब्रांड बनने में लगे थे, उस प्रोडक्ट को वो बंद करके वो दूसरे प्रोडक्ट पे अगर जाएगा तो उसको फिर 45 साल पीछे जाके काम करना पड़ेगा। पहली इस बात को समझिए। बंद करने की जरूरत नहीं है ना सर। नहीं बंद, मैं तभी आपको अभी पूरी बात को मुझे सुन लीजिए आप। नंबर 1, नंबर 2, उसके साथ अगर वो जलेबी के साथ और कुछ बेचना चाहता है, उसको स्वीट कॉर्नर बनाना चाहता है या फूड कॉर्नर बनाना चाहता है, फास्ट फूड कॉर्नर बनाना चाहता है, वो उसकी चॉइस है कि अब उसको कन्वर्ट कर ले। अगर वो फूड शॉप की जगह या उस जलेबी शॉप की जगह वो कुछ और बनाना चाहता है, सपोज कि ये वो कहता है रेडीमेड गारमेंट मुझे बेचना है, तो रेडीमेड गारमेंट उसके लिए फिर वो 40 साल पुराना हो गया। कोई भी चीज़ की गुडविल जो बनती है वो गुडविल वहीं से बनती है और उस गुडविल को क्रिएट करने के लिए वहीं से। आधुनिकरण के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी ने इसलिए काम नहीं स्टार्ट किया कि आपको कोई स्किलिंग सिखाएगा। आप उसकी एडवर्टाइजमेंट देखिए कि अगर फादर पहले बेच रहा था, बच्चा उसके अंदर आना चाहता है, तो बच्चा कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं दूसरे तरीके से बेचूंगा। लेकिन फादर थोड़ी देर के बाद एडवर्टाइजमेंट आती है कि वो डब्बे में खड़ा हुआ है, डब्बे में बेच रहा है, क्योंकि लाइन उसने ऑनलाइन गूगल कर दिया। बच्चे की जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ टेक्नोलॉजी का गैप है, ये जनरेशन गैप नहीं है, टेक्नोलॉजिकल गैप है फादर के बीच में और बच्चे के बीच में। तो टेक्नोलॉजी जो है बच्चा उसको इस्तेमाल करे और उसके तजुर्बे को साथ ले तो ऑटोमेटिकली, मैंने तो एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है जलेबी का, ये इस तरह के कई बिजनेस हैं जो हमारे दुनिया में बने हुए बिगड़ते जा रहे हैं और नए बिजनेस स्टैब्लिश करने में हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट उतना नहीं आ रहा। इसी के अंदर अगर वो लेके आगे बढ़ेगा, इसी बिजनेस को आगे लेके वो आधुनिकरण करेगा, तो शायद उसको कम समय के अंदर एक अच्छी मंजिल प्राप्त कर पाएगा।
जी सर, चूँकि बिज़नेस की बात हो रही है काफ़ी देर से, तो ये भी एक सवाल है और एक फैक्ट भी हम देख सकते हैं आज के इंडिया में कि जो एजुकेशन है वो लोगों के लिए एक बिज़नेस बनता जा रहा है। जो स्कूल्स हैं वो पढ़ाई को छोड़ के, वो लर्निंग को छोड़ के पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई बार ये बातें भी सामने आती हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि अगर एक स्कूल ने एक नाम प्राप्त कर लिया है या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पावर उनके पास आ गई हैं, तो दे डोंट बिहेव गुड विद द पेरेंट्स और वो चिल्ड्रेन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जैसे एज़ कम्पेयर टू द स्कूल्स जिनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है यह उनका अनुभव होगा। मंदिर को बन रहा भी नहीं है। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वो क्या व्यापार दिखता है? अभी आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं, उसके अंदर एक आप थाली लेते हैं। अभी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 1000 रुपये की थाली है, 800 रुपये की थाली है, 500 रुपये की थाली है। पूजा करने के लिए पंडित जी की इतनी थाली है, इस पूजा करने के इतने पैसे हैं। तो अगर एक गरीब व्यक्ति जा रहा है तो वो कैसे 500 रुपये, 1000 रुपये? तो गरीब व्यक्ति जब जा रहा है वो गरीब वाला रेखा एक अलग चीज़ है। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मैं किस विद्यालय में, किस कैटेगरी में और किस उद्देश्य से जा रहा हूँ। अगर पेरेंट भ्रमित है कि मैं किस विद्यालय में जा रहा हूँ, शिक्षा के लिए नहीं जा रहा, वो विद्या के लिए जा रहा है। विद्यालय में आने के लिए उसको अपनी 5 चीज़ों को नोट करना पड़ेगा। उसका उद्देश्य क्या है विद्यालय में जाने के बाद, करना क्या चाहता है 20 साल के बाद। दूसरा, उसके फैमिलीज की पोजीशन कहाँ पर है, कितने पैसे हैं उसके पास, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसी हिसाब से जाएगा। हम एक पेरेंट भी ये सोचता है कि इतनी ज़्यादा फीस क्यों है। जिस दिन टीचरों की तनख्वाहें सही तरीके से मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिस दिन टीचर इक्विप्ड हो जाएगा, उस दिन वो विद्या सही तरीके से दे पाएगा। अगर आप विद्या के अंदर टीचर को एक कम सैलरी पे, कम अनुभव पे, कम उस पे ट्रेंड पे, या नहीं, जिसे मैं कह सकता हूँ, आप कह रहे हैं जहाँ पे विद्यालय के अंदर बच्चे कम हैं, ऑटोमेटिकली उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी कम होगा। तो फिनेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली टीचर की क्वालिटी के अंदर भी गैप आ सकता है, या टीचर को वो उस लेवल के लिए नहीं ला सकते, तो ये गैप वहाँ पे बनता है। उद्देश्य ये होना चाहिए, उद्देश्य में हमारे टीचर के अंदर के स्कूलों के अंदर ये होना चाहिए कि व्यापार इसको नहीं मानते हुए इसको एक मंदिर के रूप में माना जाए, जहाँ पे टीचर की रिस्पेक्ट हो। टीचर एक चीज़ मुझे बताइए, आज की तारीख में आप कितने अध्यापक हैं जिनको आप याद करते हैं? आप किन अध्यापकों को याद करते हैं? आपने अपनी लाइफ में खुद याद करिए। आप स्कूल को याद करते हो या टीचर को याद करते हो? वही टीचर्स याद रहते हैं सर जो आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। बिहेव नहीं करते। हो सकता है किसी टीचर आपने सख्त भी हुआ हो आपके क्लास में। सख्त होना एक अलग चीज़ है सर, और डिसरिस्पेक्ट होना इज अलग चीज़ है। वही है। हो सकता है किसी टीचर आपके उसमें लाइफ में सख्त भी हुआ हो, और उस सख्ती के कारण आपके अंदर कोई चेंज हुआ हो, और उस चेंज की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो और कुछ कर पा रहे हो। वही शिक्षा जो है यहाँ पे आज की तारीख में रिक्वायर्ड है, और उन्हीं को लेके हमें चलना पड़ता है। जी सर, आपने एक स्टेटमेंट बोली कि टीचर्स की क्वालिटी में गैप आ जाता है अगर उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कम है, तो आई डोंट थिंक टीचर के पास गैप नहीं आता। ये इंस्टीट्यूशन जो टीचर को हायर करता है ना, एक टीचर की पीआरटी की जो सैलरी सरकार कहती है, उसी हिसाब से सरकार पैसे की इंतजाम करे उसके स्कूल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली करेगी। अगर एक पेरेंट ये कहता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए स्कूल के अंदर, तो ऑब्वियसली वो फैसिलिटीज़ के पैसे देंगे। वो कहीं से तो आएगी नहीं, समाज से आएगी नहीं, कहीं सब्सिडी तो मिल नहीं रही है। और दूसरा एक और चीज़ है कि स्कूल के अंदर, सरकार के अंदर, और पेरेंट को खुद देखना चाहिए कि अगर सरकारी स्कूल के अंदर एक आंकड़ा उठा के देख ले कि वो एक पर बच्चे के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो लगभग मिनिमम तो स्कूल का फीस स्ट्रक्चर उससे कम होना नहीं चाहिए। अगर उससे पीछे कम फीस स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर प्रॉब्लम है। स्कूल के अंदर प्रॉब्लम इन द सेंस कि स्कूल के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो टीचर उस क्वालिटी के नहीं रख पाएगा। टीचर उस क्वालिटी के मतलब एक्सपीरियंस नहीं रख पाएगा। तो कोई भी स्कूल को अगर आप ये कहो कि वो बिजनेस का मॉडल है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये विचारधारा को सबसे पहले तो बदलना चाहिए। अगर मैं मंदिर में जाके भगवान के आगे ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई भगवान मुझे आप यहाँ इतने पैसे नहीं चढ़ाऊँगा, ये तो मंदिर है, ये तो बिज़नेस सेंटर नहीं है,
तो मंदिर चलेंगे कहाँ? पुजारी जो काम कैसे कर पाएगा? उसके सराउंडिंग के अंदर काम करने वाले कैसे कर पाएंगे? मंदिर वाले फोर्स भी तो नहीं करते ना सर कि उनको इतना देना। मंदिर वाले पंडित जी हमेशा कहते हैं 10 रुपए चढ़ाइए, अब इसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए। हर बार के अंदर दक्षिणा लिखी हुई है। तो व्हाई आर यू कंपेयरिंग देम टेंपल इन स्कूल्स? इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ। आप किसी भी मंदिर में नहीं, आप किसी में, चाहे मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, चाहे आप चर्च में जाए, कहीं जाए, आप एक हमारे ग्रंथों के अंदर भी जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप अक्षत दीजिए, मोली दीजिए, टीका दीजिए, धन दीजिए। लेकिन वहाँ धन की राशि फिक्स्ड नहीं होती है, उनका कहना ही है कि आप अपने इच्छा अनुसार। जी, यहाँ पर भी फिक्स नहीं है, यहाँ पर भी आपकी फिक्स नहीं है। आपकी इच्छा अनुसार कई तरह के विद्यालय यहाँ पे हैं, आपके पास नहीं है। मैंने तभी आपको कहा आपके पास नहीं है, आप अमरनाथ नहीं जाना चाहते, आपने अमरनाथ की फ़ोटो यहीं भगवान की लगाई और यहीं पे पूजा स्टार्ट कर दी। आप यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, आपके पास उससे अच्छा बच्चा कैटेगरी में, आप उसके बाद एक्सीलेंस स्कूल में जाइए, उससे अच्छा बच्चा आप प्रतिभा में जाइए। और अच्छा मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्लोबल का सिटीजनशिप के लिए बात करनी जाए, मैं एक प्राइवेट स्कूल में जाऊँ। प्राइवेट स्कूल में भी कई कैटेगरीज के स्कूल्स आपको दिखेंगे कि भैया मुझे किस मॉडल के स्कूल में जाना चाहिए। तो ये बच्चे के पेरेंट्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा बचपन के अंदर कि मेरे पास आने वाले 20 साल के अंदर क्या कैटेगरी पे मैं बच्चे को लेके जाना चाहता हूँ, मेरे पास अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितना है, उसके बेसिस पे वो अपने स्कूल को चूज़ करेंगे। तो काफ़ी समय हो गया, तो आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगी। विद्या की बात आपने की है, शिक्षा की बात आपने की है, काफ़ी सारी चर्चाएं हो गई हैं कि लर्निंग कैसे हो सकती है, अर्निंग कैसे हो सकती है, लेकिन जो हमारे मूल सिद्धांत हम जिन्हें बोल सकते हैं, मोरल वैल्यूज़ हम जिन्हें बोल सकते हैं, एथिकल वैल्यूज़ हम जिन्हें बोल सकते हैं, जो एक रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं हमें एक दूसरे की, एक दूसरे का जो व्यवहार है उसको अडेप्ट करना सिखाते हैं, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को ट्रीट करना है वो सिखाते हैं। आपको नहीं लगता आज की दुनिया में वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं, बड़े हो या छोटे, सबकी हम बात करें? उसका कारण है, उसका कारण आपके पहले वाले प्रश्न के अंदर से निकलता है। यदि पेरेंट्स, बच्चा इस दिमाग से चलेगा कि ये बिजनेस मॉडल है, अगर मैं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने पैसे दिए, मैं पैसे दिए तो इसलिए मैं रिस्पेक्ट ना करूँ वेटर की, तो दैट इज़ नॉट फाइन, ठीक है ना। और मैं घर पे बैठा हूँ, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ और मैं अपनी मदर की रिस्पेक्ट ना करूँ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फाइन। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। रेस्पेक्ट जो है ना वो सिखाई नहीं जाती, रेस्पेक्ट तब अपने आप बनाई जाती है, वो इनबिल्ड होती है। वो आपका एजुकेशन सिस्टम इतना प्योर बना हुआ है, अगर आपका लेसन का डिलीवरी पॉइंट इस टाइप से चल रहा है जिसमें बच्चा स्टेज वाइज सीख रहा है। आप नई तालीम के कई वीडियोज़ हैं, आप उसको देखिएगा, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा बच्चे के साथ एंगेजमेंट, बच्चे के साथ इंकरेजमेंट, बच्चे के साथ एलोब्रेशन, इवैल्यूएशन, ये जो 5 तंत्र जिसे हम कह सकते हैं ना, उनको अगर हम लेके चलेंगे तब जाके कहीं ना कहीं एक बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यू क्रिएट होगी। मॉरल वैल्यू हम किसी को ये कह देंगे कि ऑनेस्टी का लेसन है, ये स्टोरी है, ये ऐसा ऐसा कहा जाए या ऐसा ऐसा किया था या किसी राजा ने स्टोरी सुना के करें, वो एक स्टोरी के भाव पे हम छोटे बच्चों के अंदर ला सकते हैं। एक स्टोरी के भाव में उसकी भावनाओं को हम कुरुद सकते हैं, लेकिन उसको भावनाओं को लंबे समय तक चलाने के लिए हमें उसको शिक्षा के अंदर जोड़ना पड़ेगा जिन विषयों को हम पढ़ा रहे हैं। और साथ साथ हमारे को उसके साथ एक और चीज़ है, मॉरल वैल्यू को अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ स्किल्स को उसमें लीडरशिप, इनिशिएटिव अपने आप आना चाहिए, वो अपने आप स्किल्स होनी चाहिए, तब जाके बढ़ता है। तभी हम लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग तो इन कामों को 2011-12 तारीख से हमने अपने करिकुलम के अंदर जोड़ा हुआ है। ये सिलेबस का हमारा पार्ट है जिसके अंदर हम एक अलग तरीके से ही बच्चे को सब्जेक्ट की सब्जेक्टिविटी से बाहर लाके इन स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। तो बच्चा जब सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है तो उसको ये ध्यान नहीं होता कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ या मैथ्स पढ़ रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में होता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है। उसको तो परीक्षा के अंदर आता है जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो उसको मलाई की तरह दिखती है। ये तो सिलेबस ही हमारा कुछ और हो गया, क्योंकि वहाँ पे उसको सिर्फ एक बोर्ड परीक्षा पूरी दुनिया के हिसाब से देखना पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ बनने के लिए, और आपके जो व्यूज़ हैं, आपका जो ओपिनियन है एजुकेशन पे, आपकी जो साइड है, जो आप सोचते हैं वो बताने के लिए। नेशन लाइव आप तक नो योर स्कूल के ज़रिए ऐसे ही स्कूल्स की जानकारी पहुंचाता रहेगा, शिक्षा से जुड़े मुद्दे पहुंचाता रहेगा। उसके लिए बने रहें नेशन लाइव के साथ।